यस क्लास, कल हमने स्टार्ट किया था बुक का चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश किस परिस्थिति में होता है इसके बारे में हमने कल बात की थी कि नए साझेदार का प्रवेश, इस परिस्थिति को हम बोलते हैं साझेदार फर्म का पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। देखिए, पुनर्निर्माण का अर्थ हमने कल भी समझा था, आज एक बार दोबारा इस बारे में बात करेंगे कि पुनर्निर्माण का आशय क्या है कि जब किसी भी कारण से साझेदारी फर्म को दोबारा नए सिरे से क्या किया जाए, तैयार किया जाए, तो ये क्या कहलाता है, फर्म का पुनर्निर्माण कहलाता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि पुनर्निर्माण की परिस्थितियां क्या है, किन किन परिस्थितियों में पुनर्निर्माण होता है। जैसे एक साझेदार के प्रवेश पर, किसी की निवृत्ति पर, किसी की मृत्यु पर, मतलब साझेदार की मृत्यु, साझेदार की निवृत्ति, किसी नए साझेदार का आना, दो फर्मों को मिलाकर एक करना, फर्मों का एकीकरण कर देना, या जो वर्तमान साझेदार है, कोई आएगा जाएगा नहीं, जो वर्तमान साझेदार है वो अपना P&L का रेशियो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये जो सब परिस्थितियां हैं ये पुनर्निर्माण की परिस्थितियां। इन पुनर्निर्माण की परिस्थितियों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। देखिए, जितनी भी परिस्थितियां हैं उसमें से आपके सिलेबस में केवल 3 टॉपिक है, प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश, एक अनुपात परिवर्तन और एक मृत्यु या निवृत्ति, साझेदार की मृत्यु या साझेदार की निवृत्ति। तो इतने टॉपिक हमारे सिलेबस में है, 3 टॉपिक हैं। 3 में सबसे पहला है नए साझेदार का प्रवेश। ये पूरा चैप्टर जो है वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 मार्क्स का आएगा, 8 नंबर का ये चैप्टर है। 8 नंबर के चैप्टर में 6 नंबर का तो एक न्यूमेरिकल आएगा और 2 नंबर का क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, 6+2। ओके, तो 6 मार्क्स का जो टॉपिक है उस पर आप फोकस करेंगे, क्योंकि जिसका 6 मार्क्स का टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके 2 वाले तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे साथ के साथ ही। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देने की। हमने इस बारे में कल भी बात की थी कि किसी भी साझेदारी फर्म में कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व क्या रहते हैं, हमेशा सीमित ही रहते हैं। जैसे पूंजी सीमित है, रिस्क तो क्या करना पड़ता है, रिस्क की तो अधिकता ही रहती है, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है व्यवसाय के अंदर फर्म में, तो पूंजी कम रहती है, रिस्क क्या रहता है, ज्यादा रहता है, तकनीकी योग्यता भी क्या रहती है, सीमित ही रहती है। कोई भी टेक्निकल नॉलेज है पार्टनर्स की या उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी लिमिटेड ही होती है। तो एक फर्म में जो कमियां हैं और जोखिम की जो अधिकता है, पूंजी की कमी, जोखिम की अधिकता, कार्यकुशलता की कमी, तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए किसी भी फर्म में एक नए पार्टनर को क्या दिया जाता है, एडमिशन दिया जाता है, एक नए साझेदार को क्या दे दिया जाता है, प्रवेश दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर जब आएगा तो कैपिटल आएगा, चलो पूंजी की कमी दूर हो गई, रिस्क हमारे साथ बांटेगा, चलो हमारा रिस्क भी थोड़ा क्या हो गया, कम हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा रिस्क थोड़ा, और वो अपना जो तकनीक, अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, अपनी जो व्यवसायिक योग्यता है वो भी क्या करेगा, फर्म में लगाएगा, तो उसका भी क्या मिलेगा, हमारी फर्म को फायदा मिलेगा। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए फर्म में हम नए साझेदार को क्या दे देते हैं, प्रवेश दे देते हैं। ओके, ये तो बात हुई प्रवेश तक की। अब एक नया साझेदार जब फर्म में आएगा तो उसे क्या अधिकार मिलेंगे, उसके क्या अधिकार है, एक नए साझेदार के फर्म में क्या अधिकार है। एक नए साझेदार को फर्म में 2 अधिकार है, एक तो संपत्तियों में हिस्सा, संपत्तियों में हिस्सा कि फर्म की सभी संपत्तियों में क्या लेगा, वो हिस्सा लेगा, और एक लाभों में हिस्सा, लाभों में हिस्सा। लाभ हानि कुछ भी हो सकता है, और हम तो लाभ को ही मानकर चलते हैं, फेवरेबल केस लेके चलते हैं हम। तो एक नए पार्टनर को फर्म में 2 अधिकार प्राप्त हैं, फर्म की संपत्तियों में भी हिस्सा लेगा और फर्म के दायित्वों में भी क्या लेगा, वो हिस्सा लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नए साझेदार के अधिकार बताइए। तो किसी भी साझेदारी संस्था में नए साझेदार को 2 अधिकार प्राप्त है, संपत्तियों में हिस्सा और दायित्वों में हिस्सा। अब इन संपत्तियों और दायित्वों में हिस्सा आपको मिलेगा, आपको मतलब नए पार्टनर को मिलेगा, तो फ्री में तो नहीं मिलेगा, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। तो नए पार्टनर को संपत्तियों में हिस्सा मिलेगा, ये उसका अधिकार है, लाभों में हिस्सा मिलेगा, ये उसका अधिकार है, मगर ये अधिकार उसे फ्री में नहीं मिलेंगे। इन अधिकारों के लिए उसे फर्म में कुछ विनियोग करना पड़ेगा, कुछ उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नया साझेदार फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेगा, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, एक नया साझेदार फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेगा, तो उसके लिए उसे क्या विनियोग करना पड़ेगा, मतलब ऐसा क्या लाएगा जिससे उसे फर्म की संपत्तियों में क्या मिले, हिस्सा मिले। तो नया साझेदार संपत्तियों में हिस्सा लेने के लिए क्या लाएगा, पूंजी लाएगा। मतलब अगर नया साझेदार पूंजी लाता है तो इसका मतलब उसी फर्म के एसेट्स में क्या मिलने वाला है, शेयर मिलने वाला है। ओके, नंबर 2,
लाभों में हिस्सा लेना है। यदि नए पार्टनर को लाभों में हिस्सा लेना है तो उसे क्या विनियोग करना पड़ेगा, उसे क्या लाना पड़ेगा। यदि नए साझेदार को लाभों में हिस्सा लेना है तो उसे ख्याति लानी पड़ेगी। ख्याति के नाम पर क्या करना पड़ेगा, विनियोग करना पड़ेगा। क्योंकि आप कैपिटल लाएंगे दैट मीन आपको संपत्तियों में हिस्सा मिलता है। ओके, और देखो पूंजी के बिना तो साझेदार का प्रवेश होता भी नहीं। आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो जाए, आपको अपने हिस्से के बराबर इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आपके हिस्से का इन्वेस्टमेंट आपकी क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। और आप पूंजी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको संपत्तियों में क्या मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा। दूसरी बात रही ख्याति की। भी ख्याति क्यों लानी पड़ेगी, क्या जरूरी है ख्याति लाए। मैं तो ख्याति नहीं लाऊंगा और मैं तो पूंजी लाऊंगा, मुझे क्या चाहिए, फर्म में प्रवेश चाहिए। अगर आप ख्याति नहीं लाएंगे तो आपको फर्म के लाभों में हिस्सा नहीं मिलेगा। और जब लाभों में हिस्सा ही नहीं मिलने वाला तो आप किस बात के साझेदार। एक पार्टनर, एक मालिक का मतलब यही हुआ ना कि मुझे फर्म के लाभों में क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। तो जब मुझे फर्म के लाभों में हिस्सा ही नहीं मिलने वाला तो मैं किस बात का मालिक हूँ, मैं किस बात का साझेदार हूँ। और यदि मुझे लाभों में हिस्सा लेना है तो मुझे फर्म की ख्याति के नाम पर भी क्या करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ख्याति क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये कब कैलकुलेट की जाती है, इसे कौन कौन से एलिमेंट्स इफेक्टेड करेंगे, ये सब बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारे चैप्टर में गुडविल का टॉपिक आएगा। पूरे चैप्टर में गुडविल का एक सेपरेट टॉपिक आता है जिसमें हम सारा गुडविल का क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, उसकी जनरल एंट्रीज लर्न करेंगे। तो एक बार आप इतना ही समझें कि नए साझेदार को फर्म में दो अधिकार प्राप्त है, संपत्तियों में हिस्सा और लाभों में हिस्सा। संपत्तियों में हिस्सा लेने के लिए उसे पूंजी के नाम पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और लाभों में हिस्सा लेने के लिए उसे ख्याति के नाम पर क्या करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक साझेदार के दो अधिकार, दो अधिकारों के लिए दो क्या करने पड़ेंगे, उसे विनियोग करने पड़ेंगे। ओके, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है थ्योरी का। देखो इस चैप्टर में थ्योरी का मैक्सिमम 1 या 2 नंबर का आएगा, है ना, क्योंकि 2 मार्क्स का शॉर्ट टाइप आता है। तो 2 मार्क्स में 1+1 भी आ जाता है कि 1 नंबर की थ्योरी आ गई, 1 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया। कभी कभी ओनली 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल ही आ जाता है, कभी ओनली 2 मार्क्स की थ्योरी आ जाती है। तो मैक्सिमम अगर इस चैप्टर की थ्योरी आएगी भी एग्जाम में तो 2 नंबर की आएगी। 2 नंबर में बहुत बड़ी बात वो नहीं पूछ सकता, वो बहुत ही इन शॉर्ट पूछता है। तो इन शॉर्ट में यही है, पुनर्निर्माण क्या है, पुनर्निर्माण की परिस्थितियां बताओ, एक नए साझेदार के अधिकार बताइए, किस अधिकार के लिए उसे क्या विनियोग करना पड़ेगा। ये कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही आपको इस चैप्टर के लर्न करने हैं। ओके, एक तो हुआ ये। अब हमारे इस चैप्टर का मेन टॉपिक आता है जिससे हमारा सारा चैप्टर आगे क्या करेगा, वर्क करेगा। पूरा चैप्टर उसी टॉपिक से क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। नए साझेदार के प्रवेश पर समायोजन या समस्या। देखो ये क्वेश्चन एक बार समस्या के नाम से आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न होने वाली समस्याएं बताइए। यूं भी आ सकता है कि नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न होने वाले समायोजन बताइए। तो समायोजन या समस्या जो भी नाम से प्रश्न आए, मैं जो आपको आंसर बताऊंगा वही आपको क्या करना है, मेंशन करना है। ओके, तो जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा तो फर्म को कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। फर्म दोबारा बन रही है, फर्म को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। तो नए सिरे से तैयार करने का मतलब सब समायोजन, साझेदारी संलेख जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, वो पूरे का पूरा क्या किया जाएगा, नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, वो कौन कौन से समायोजन हैं जो हमें नए साझेदार के प्रवेश के समय करने पड़ेंगे। तो आप उन्हीं को समझेंगे और यही हमारे चैप्टर के न्यूमेरिकल है। इन्हीं को मिलाकर हमारे चैप्टर का क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल बनेगा। सबसे पहले नया अनुपात व त्याग अनुपात, पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर लाभ हानि के अनुपात क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो हमें सारे के सारे लाभ हानि के अनुपात क्या करने पड़ेंगे, दोबारा कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके, फिर ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन। कि नया पार्टनर आएगा तो हमें गुडविल क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू भी करनी पड़ेगी और उसकी क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी, उसका लेखा भी करना पड़ेगा। ओके, फिर आता है संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। ये एक सेपरेट टॉपिक है कि संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। फिर विपरीत लाभ हानि का बंटवारा। ये सब सेपरेट टॉपिक है ना, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। इस हर एक टॉपिक पर अलग न्यूमेरिकल बन रहा है। इसका न्यूमेरिकल अलग है, इसका न्यूमेरिकल अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। और ये सब मिलकर जब इसको मर्ज कर देंगे तो मर्ज करने के बाद क्या बनेगा, एक 6 नंबर का न्यूमेरिकल बनेगा। ओके।
फिर आता है पूंजी का समायोजन। तो नए साधारण, देखो बुक में 6 टॉपिक दिए हैं, उसने ख्याति का मूल्यांकन और ख्याति के लेखांकन को अलग अलग लिख दिया है, मैंने एक ही में लिख दिया कि ख्याति का मूल्यांकन में ख्याति का लेखांकन। ओके, तो नए साधक के प्रवेश पर में मुख्य रूप से 5 समस्याएं आती है, 5 नए समायोजन करने पड़ते हैं। वो समायोजन कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हमें फर्म का नया लाभ हानि अनुपात निकालना पड़ेगा और त्याग अनुपात भी निकालना पड़ेगा। त्याग अनुपात क्या है वो टॉपिक आने पर मामला बात की जाएगी। फिर हमें फर्म की ख्याति भी निकालनी पड़ेगी और ख्याति का क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, लेखांकन भी करना पड़ेगा। फिर नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार फर्म की संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म के जितने पुराने अविदित लाभ हानि है उनका भी बंटवारा किया जाता है, वो भी देखना पड़ेगा। और सबसे लास्ट पूंजी का समायोजन किया जाएगा। तो ये सब समस्याएं हैं, ये सब समायोजन है। इनको हम सेपरेट क्या करेंगे, लर्न करेंगे। हर एक टॉपिक अलग से क्या किया जाएगा, समझा जाएगा। ये एक एक टॉपिक को पढ़ने में ना करते तुम्हें 3-3, 4-4 दिन लग जाएंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक के अंदर भी आगे 3 या 4 सब डिवाइडेशन है। तो ये मान लीजिए कि 4, 2 या 3 दिन तो आराम से ले लेंगे। तो हर टॉपिक को एक अलग कैटेगरी में रखा गया और उसको अलग अलग क्या किया जाएगा, लर्न किया जाएगा, समझा जाएगा, सीखा जाएगा। ओके, तो हमारा टॉपिक ये था कि नए साल के प्रवेश पर आने वाली समस्याएं या समायोजन बताइए। तो ये मुख्य समस्याएं हैं और यही मुख्य समायोजन है जिनको आपको क्या करना है, हल करना है। ओके, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट। अब हम इन्हीं पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट लेके चलते हैं और उसी को क्या करेंगे, समझेंगे। उसी के न्यूमेरिकल एक बार क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट टॉपिक जो है वो कैसे सॉल्व किया जाए, उसके जो न्यूमेरिकल है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉर्ट आउट की जाए। ओके, चलिए हमारा सबसे पहले टॉपिक चैप्टर का न्यू P&L रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू P&L रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो न्यू P&L रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या चीज है, कब कैलकुलेट करना पड़ता है, ये हमने भी बात की कि जब भी फर्म एक नया साझेदार प्रवेश लेगा तो साझेदारों के लाभ हानि अनुपात क्या करने पड़ते हैं, नए सिरे से दोबारा ज्ञात करने पड़ते हैं। तो एक बार हम यही समझेंगे कि नया लाभ हानि अनुपात कैसे निकाला जाता है, त्याग अनुपात उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, देखो नया अनुपात निकालने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि जब फर्म का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो P&L के रेशियो में डिवाइड होगा और P&L के रेशियो में अगर प्रॉफिट डिवाइड होगा तो आपको पहले रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेशियो आपके पास है वो तो पुराने पार्टनर्स का है। उसमें ये बताया गया है कि इतना प्रॉफिट होता है, इसे पुराने पार्टनर ऐसे ऐसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब एक नया आदमी आ गया तो प्रॉफिट का बंटवारा भी ज़्यादा आदमियों में होगा। प्रॉफिट का बंटवारा ज़्यादा आदमियों में होगा तो उनके लाभ हानि के अनुपात तो होने चाहिए ना, कि भाई इस अनुपात में सभी साझेदारों के मध्य लाभ हानि का क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। ओके, तो इस बंटवारे के लिए मुझे P&L का रेशियो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब P&L का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे किसी भी साझेदारी फर्म में टोटल जो शेयर है, टोटल शेयर ऑफ फर्म, किसी भी साझेदारी फर्म का कुल हिस्सा 1 रुपया या 1 के बराबर मानकर चलते हैं। ये हमारी अजम्पशन है, ये मेरी मान्यता है, मैं इस मान्यता को फॉलो करूंगा कि किसी भी साझेदारी फर्म का कुल हिस्सा 1 के बराबर होता है और उसी 1 को सभी साझेदारों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। देखो ये कुछ बेसिक बातें हैं, इन्हें थोड़ा ढंग से पकड़ना, ढंग से समझना। तो ये समझ आएंगी तो शायद तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा, वरना एक बर्डन सा लगेगा तुम्हें कि यार क्या हो रहा है। तो आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि किसी भी साझेदारी फर्म में कुल हिस्सा 1 के बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है और उसी 1 को, उसी 1 को हम सभी साझेदारों में क्या करते हैं, अलग अलग विभाजित करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 रुपया है, हमने बात की कि फर्म का कुल हिस्सा कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, 1 रुपये के बराबर है। अब मान लीजिए पहले A और B 2 पार्टनर, उन्होंने इस 1 रुपये को बांट रखा है, 50 पैसे इसके पास है और 50 पैसे इसके पास है। ओके, तो ऑलरेडी 1 रुपया बंट रहा है 2 आदमियों में और 50-50 पैसे उन्होंने ले रखे। अब मान लीजिए एक नया आदमी C आ गया, तो रुपया तो वही है ना 1। अब उस 1 रुपये को हमने तो ऑलरेडी 2 आदमियों में 50-50 पैसे बांट रखे, अब तीसरा बंदे को कहां से दें, क्योंकि 1 रुपया ही था, ऑलरेडी बन चुका है। इसका मतलब रुपया 1 ही है ना, तो इसी 1 रुपये क्या हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। और मान लो इसको दिए हमने 20 पैसे,
इसको दिया हमने इसमें से 20 पैसे, तो मे बी 40 पैसे इनके पास बचे होंगे, तो 40 पैसे इसके पास, 40 पैसे इसके पास, 20 पैसे इसके पास, एडिशन कितना आया, 1 रुपीज आ गया। देखो वो कितना भी, उसका हिस्सा कुछ भी हो सकता है, इनका हिस्सा भी कुछ भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल है, इसे फिक्स मत मान लेना कि हमेशा ऐसा ही होता है। तुम इसे समझो केवल कि रुपया 1 है, पहले उसके 2 टुकड़े होते थे, आज उसे कितने टुकड़े हो रहे हैं, 3 टुकड़े हो रहे हैं। तो आप ये बात अपने दिमाग में रखेंगे कि किसी भी साझेदारी फर्म का कुल हिस्सा 1 रुपए के बराबर है, जिसे सभी साझेदारों में क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। वो दिए हुई परिस्थिति के अनुसार ही होगा। एक बात तो ये है, पहले तो इसी को फॉलो करेंगे, जो पहला टॉपिक है वो मेरा इसी बात पर ही बेस्ड है, ठीक है। सेकंड जो है वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जो अभी परिस्थिति है, जो अभी तुम्हें मान्यता लेके चलनी है। पहली मान्यता के अनुसार हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब दूसरी बात, रेशियो निकालने की विधियां। देखो विधियां वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि रेशियो निकालने का कोई पर्टिकुलर मेथड है, कोई सिस्टम इसने बना रखी, इसने कुछ कंडीशंस बता रखी है। मेथड तो नहीं बताई गई है, विधियां तो नहीं बताई गई, वो परिस्थितियां बता रखी है कि कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार ही, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, बार बार P&L का रेशियो निकालना पड़ेगा। दी गई परिस्थिति के अनुसार जो आपको कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना मैथमेटिक्स जो है रेशियो निकालने का, वो बार बार क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो आपको करना क्या है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू रेशियो की, हमारे पास अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आया है जिसमें हमसे पूछा जाए कि नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए साझेदारों का, तो उसमें आपको कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है। वो जो परिस्थिति है, वो जो कंडीशन है, उसने आपको दी है, उसको आप पहचानेंगे। मैं आपको अलग अलग कंडीशन बताऊंगा कि ऐसी कंडीशन हो सकती है, फिर ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम वो कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है कि आपके न्यूमेरिकल की जो भाषा दी गई है, वो बताई गई कंडीशन में से किस कंडीशन को फॉलो करती है, और उस पर्टिकुलर कंडीशन का जो सिस्टम है, का जो मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, वो आप क्या करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। वैसे कोई मेथड नहीं है, कोई विधियां नहीं है, बस परिस्थितियां हैं और उनकी भाषा है। हर परिस्थिति की अपनी भाषा है, और आपको अलग अलग परिस्थितियों की सभी अलग अलग भाषाएं क्या करनी है, समझनी है, और दी गई परिस्थिति के अनुसार आप अपना क्या लगाएंगे, तरीका लगाएंगे कि देखो साहब इस परिस्थिति में ये तरीका लगेगा, इस परिस्थिति में ये लगेगा, इसमें ये लगेगा। तो आपको परिस्थितियों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उनको पहचानना है, और उस पहचान के बाद आप क्या करेंगे, फिर अपना आंसर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट जो कंडीशन है, पहली जो परिस्थिति है, उसके बारे में बात करूंगा। वो परिस्थिति इसी बात पर बेस है कि फर्म का कुल हिस्सा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कैसे बनेगा मामला। परिस्थिति क्या है ना, हमारी कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को आप आइडेंटिफाई करेंगे बस हमेशा सवाल सॉल्व करते टाइम। परिस्थिति ये है कि कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है सवाल पूछने की, जिसमें पुराने पार्टनर से A और B 2 पार्टनर है, इनका रेशियो दिया है, पुराने साझेदारों का अनुपात दिया है 3:2। 2 पुराने पार्टनर थे A और B, वो 3:2 में क्या करते हैं, लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। ओके, और एक C नाम का नया आदमी एडमिशन लेता है, जिसका लाभों में हिस्सा कितना है, 1/4। ये एक परिस्थिति है कि ऐसे न्यूमेरिकल, ऐसे सभी न्यूमेरिकल जिनमें केवल तुम्हें 2 बात बताई जाए, क्या 2 बात, कि तुम्हें पुराने वालों का तो दे रखा हो रेशियो और नए वाले का दे रखा हो शेयर, पुराने वालों का रेशियो, नए वाले का शेयर। इसके अलावा सवाल में अन्य कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है रिगार्डिंग रेशियो। रेशियो के संबंध में तुम्हारे पास सवाल में 2 ही बातें हैं कि पुराने वाले का अनुपात 3:2 है, नए वाले का हिस्सा 1/4 है। इसके अलावा, इन 2 बातों के अलावा सवाल में रेशियो से संबंधित कोई भी सूचना नहीं दी गई है। अब इस परिस्थिति में, ऐसे सवालों में जिनमें ये 2 बातें ही बताई जाए, उनमें तुम नया रेशियो कैसे निकालोगे, ये तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन है, ये तुम्हारी सवाल को सॉल्व करने की पहली परिस्थिति है। तो आप याद रखेंगे कि पहली परिस्थिति क्या है। पहली परिस्थिति वो है जिसमें पुराने वालों का तो दे रखा हो रेशियो और नए वाले का दे रखा हो शेयर। इसके अलावा, इन 2 बातों के अलावा सवाल में और कोई भी तीसरी बात नहीं दी जाती है रेशियो से संबंधित। तो वो प्रथम परिस्थिति का सवाल है, और उस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो मैं अब आपको बताऊंगा। चलिए देखें, हमने अभी बात की थी कि फर्म का कुल हिस्सा कितने के बराबर है, 1 रुपए के बराबर है। रुपया 1 है, जिसे पहले 2 आदमी बांट रहे थे 3:2 में, अब वही 1 रुपया कितने आदमी बांटेंगे, 3 आदमी बांटेंगे। रुपया 1 और बांटने वाले आदमी कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। पहले 2 थे, अब 3 हो गए, ठीक है।
तो इस मेथड में सबसे पहला काम करना क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें फर्म का बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा कि बैलेंस क्या बचा, बैलेंस मतलब शेष, कि नए वाले के आने के बाद पुराने वालों के पास क्या शेष बचा, एग्जैक्ट नए वाले के आने के बाद पुराने वालों के पास क्या शेष बचा। तो क्या बचा देख लेते हैं, कुल हिस्सा एक में से अभी अभी हमने नए वाले को कितना लिया है 1/4, कुल एक में से अगर मैंने 1/4 हिस्सा नए वाले को दे दिया कि ले भाई 1 रुपया टोटल है, जिससे पहले हम 2 आदमी बांटते थे, अब उस एक में 1/4 13, तो एक में से 1/4 नए वाले को दे दिया तो बचेगा कितना, बचेगा 3/4, 1 - 1/4 = 3/4। एक में से 1/4 नए वाले को दे दिया तो कितना बचा, 3/4 बचा। और अब ये 3/4 जो है, अब ये जो 3/4 है ये कि अब इसका क्या करें, ये बैलेंस आ गया, इसका अब क्या करना है, ये बैलेंस शीट आ गया। देखो ये है कि 1 रुपये के 3 टुकड़े होते, 3 टुकड़ों में से 1/4 तो हमने सी को दे दिया, चलो वो टुकड़ा तो अलग हो गया, बचा कितना टुकड़ा 3/4। इस 3/4 के फिर मुझे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे ए और बी में, क्योंकि बचे हुए पार्टनर कितने हैं, ए और बी 2 ही हैं। अगर 3 होते तो इस 3/4 के 3 टुकड़े कर देते, अगर सी के बाद पुराने पार्टनर 4 होते तो इस एक 3/4 के मैं 4 टुकड़े कर देता, मतलब बचे हुए के उतने टुकड़े कर दो जितने पुराने पार्टनर थे। ओके चलिए, अब हम समझ गए कि 1 रुपया कुल था, एक में से नए वाले को 1/4 दीजिए तो बचा कितना 3/4, और 3/4 किसको मिलेगा, पुराने वाले ए और बी को मिलेगा। अब इस 3/4 के फिर 2 टुकड़े करो, किस अनुपात में करें, सवाल में तो ऐसा कुछ सूचना नहीं है। जब सवाल में शेष को बांटने का कोई तरीका नहीं दिया जाए, ये नहीं बताया जाए कि शेष कैसे डिवाइड होगा, तो आप शेष को पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में ही क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। आप शेष को पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में ही क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो आप एक काम करें, 3/4 को फिर एक में बांट दो, किस अनुपात में, 3 और 2 में। तो ए का हिस्सा, ए शेयर, ए को क्या मिलेगा, ए को क्या मिलेगा, बचे हुए 3/4 का, बचे हुए 3/4 का कितना 3/5, क्योंकि टोटल 3/4 है, 3/4 के 2 टुकड़े करने हैं 3:2 में, तो 3/4 का 3/5, 5 कैसे आएगा, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 3/4 का 3/5 किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, ये आ गया 9/20। ऐसे 20 बी का नया हिस्सा क्या है, वही 3/4 बचा, उस 3/4 में बी का हिस्सा कितना है 2/5, मतलब ये कितना आ गया 6/20। तो ए का हिस्सा है 9/20, बी का हिस्सा है 6/20 बचे हुए के अंदर। ओके, तो बचे हुए 2 टुकड़े हो गए। चलो भाई, अब हम ये मान लेते हैं कि 1 रुपए के 3 टुकड़े कर दिए। एक का पहला टुकड़ा तो सी के पास है 1/4, 1/4 के बाद बचता है 3/4, 3/4 को फिर मैंने ए और बी में क्या कर दिया, आगे डिवाइड कर दिया। तो सी का हिस्सा तो सवाल में दे रखे हैं ना, सी का हिस्सा तो कितना दे रखा है सवाल में, 1/4 दे रखा है। ओके, अब देखो ये रेशो निकालने की कंडीशन होती है कि रेशो निकालते समय सबके हर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, सबके हर क्या रहने चाहिए, समान रहने चाहिए। जैसे ये 9/20 है, ये 6/20 है, तो इसका 1/4 का हर भी 20 ही कर दो। तो 20 करने के लिए क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ अंश हर दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो इसको गुणा किया तो ये बन गया 5/20, ये तो 9/20, 6/20, 5/20, तीनों के 3 हिस्से हो गए ना 1 रुपए के, 20 20 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ए बी और सी का नया रेशियो है 9:6:5, ये क्या बन गया, ए बी सी का नया रेशियो बन गया 965, क्या बन गए इनके न्यू रेशियो बन गए, दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ए बी सी का नया हिस्सा है 9:6:5, ये आपके सवाल का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया कि फर्म के नए अनुपात कितने हैं, 9, 6 और 5 है। ये हमारा टॉपिक था। ओके, जिसमें हमने ये समझा कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर नए अनुपातों की गणना किस प्रकार की जाती है, पार्टनर्स के नए रेशियो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके, दोबारा देख लें, ये कंडीशन क्या है, जिसमें पुराने वालों का दे रखा हो रेशियो, नए वाले का दे रखा हो हिस्सा, इसके अलावा सवाल में कोई सूचना नहीं दी जाती है। इस परिस्थिति में हम बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस के लिए हमने माना है कि फर्म का कुल हिस्सा कितने के बराबर है, 1 रुपए के बराबर है। इस 1 में से नए वाले को आप 1/4 दे दें, बचा कितना 3/4, उस 3/4 को फिर आप ए और बी के अंदर फिर से डिवाइड कर दें, क्योंकि बचा हुआ हिस्सा ए और बी को ही मिलेगा। अब इस 3/4 को मैंने ए बी में बांटा, तो कैसे बांटा, ए न्यू शेयर 3/4 का 3/5, 3 और 2 5,
3/4 का 3/5 9/20, फिर उसी 3/5 का 2/5 बी का कितना आ गया 6/20, बचा कितना सी का तो सवाल में दे रखा था 1/4, मगर रेशो निकालने के लिए हर बराबर करने थे, तो मैंने 1/4 को 5 से क्या कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बन गया 5/20। ये 20 तीनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो रेशो कितना आ गया 9, 6 और 5 क्या आ गया, हमारा नया अनुपात आ गया। ये हमारे सवाल का उत्तर है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि नए साझेदार के प्रवेश के बाद नए अनुपात बताइए, तो नया अनुपात हमने बता दिया 9:6:5, 9/6:5 क्या साझेदारों का नया हिस्सा है। ओके, अब इसे थोड़ा सा चेंज कर देते, इस परिस्थिति में थोड़ा सा कुछ चेंज क्या है, तुम्हें सवाल में एक बात और लिखी आएगी ऐसे कि भविष्य में ए व बी बराबर लाभ हानि बांटेंगे। इसी कंडीशन में सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं ये कि भविष्य में ए बी बराबर लाभ हानि बांटेंगे। बराबर लाभ हानि का बांटने का मतलब ये है कि अब आप इस बैलेंस को 3:2 में नहीं बांट सकते, क्योंकि सवाल में लिख दिया है कि भविष्य में ए बी का लाभ क्या होगा, बराबर होगा। तो भविष्य का मतलब जो बचा हुआ 3/4 वो भविष्य ही है। तो आप इस 3/4 को आप 1:1 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि ए बी का भविष्य का अनुपात बराबर है। बराबर का मतलब 1:1 नहीं है, 3/4 को 1:1 में क्या करना है, डिवाइड करना है। वहां पे एक बराबर की जगह कुछ भी लिखा था 4, 5, 5, 4 जो भी है, तो मैं इस बैलेंस को वैसे डिवाइड कर देता। बट इसने लिखा है कि भविष्य में ए बी बराबर है, तो बराबर का मतलब 1:1 मत कर देना। बराबर का मतलब है 3/4 के 2 बराबर टुकड़े करने हैं। कैसे होंगे, 3/4 गुणा 1/2, 1/2 का मतलब 1 and 1 कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो ये बन गया 3/8। फिर इसके भी दोबारा वही बराबर है, तो इसका भी 1/2 आएगा, कितना हो गया 3/8। इसका 1/4 दे रखा है, मगर सबके 8 है, तो इसका भी 8 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से, ये बन गया 2/8। 8 कैंसिल, इस बार रेशो कितना आ गया, ए बी सी का 3 और 2 आ गया। ये क्या बन गया, तुम्हारा आंसर बन गया। तो अगर सवाल में थोड़ा और चेंज कर दिया जाए, पहली परिस्थिति को थोड़ा और बदल दिया जाए, तो वो यही हो सकता है कि अब भविष्य में ए बी का लाभ हानि का अनुपात क्या होगा, समान अनुपात होगा। तो बचे हुए हिस्से को हम समान अनुपात में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के हमें सब दोनों तरीके देख लिए। कुछ नहीं लिखा जाए बैलेंस के बांटने को, तो बैलेंस को ओल्ड रेशो में बांटते हैं, अदरवाइज दी गई सूचना के अनुसार बैलेंस क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। इस टॉपिक में कुछ न्यूमेरिकल है वो आपको सेंड किए जाएंगे और आप ट्राई करेंगे उन्हें सॉल्व करने की। थैंक यू क्लास।